हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर a third class 9 there is a most important question of first, in what different way do rivers get polluted? There is a very general question but is important here. In what different way do the river get polluted? That is important. And answer here, river get polluted in the flowing way. The first point, the growing or domestical, municipal, industrial and agriculture demand for water from river naturally affect the quality of water. The first point is the most important here. Growing domestical, municipal, industrial, agriculture demand for the water and from river naturally affect the quality of water. And second point, the volume of river is also reduced because more and more water is being drained out their river. There is a most important point here. A heavy load of untreated sewage and industrial effluent are emptied into the rivers, and this affects not only the quality of water but also their self-cleaning capacity of the river. There is a most important point here: heavy load of untreated sewage. Industries there is the emptied of the into river, and this affect not only to quality of water but also is a self-cleaning capacity of the river. There is a more important fact here. The next here, the increasing of urbanization and industrialization also contribute to the river pollution. There is a most important point here. The increasing of urbanization and industrialization also contribute to the river pollution. And dumping of the garbage into the streams in another case of river pollution. There's important dumping of garbage into the stream and another case of river pollution, and they are changing the life-giving river into toxic stream. That is most important here. They are changing in the life-giving river into toxic stream. यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नदियाँ किन विभिन्न तरीकों से प्रदूषित होती है। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर जल प्रवाह तंत्र जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है क्लास 9th के बच्चों के लिए, तो जो कि पेपर के अंतर्गत ये करवाया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाकी समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही दर्शाता है कि नदियाँ किन विभिन्न तरीकों से प्रदूषित होती है। तो देखिए, नदियाँ प्रदूषित होने के कई कारण होते हैं और कई रीजन से जो है नदियाँ प्रदूषण होती है, लेकिन नदियों के प्रदूषण होने से कई जीव जंतु जो है अपना जीवन तक खो देते हैं और इसके न जाने कितने जीवन जो है नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो नदियों के जो है प्रदूषण होने के कारण कई होते हैं, जैसे नदियाँ में पानी की बढ़ती घरेलू, नगर पालिका, औद्योगिक और कृषि मांग स्वाभाविक रूप से पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यानी देखा जाए तो नदियों में पानी की बढ़ती घरेलू, जैसे हम घरों में जो है हर तरह के कामें करते हैं तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, नगर पालिकाओं को भी आवश्यकता पड़ती है, उद्योग के लिए भी आवश्यक होती है और कृषि के लिए भी होती है। इतने सारे मांगे और जो है पानी गुणवत्ता नष्ट होना एक स्वाभाविक बात रह जाता है। कहते हैं हमारे दैनिक जीवन में जितने ही पानी की जो है बढ़ोतरी होगी, जितने ही हमारे मांग बढ़ेगी, उतने ही पानी जो है प्रदूषित होगी। कहते हैं लोग पानी के प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। आज के समय में आप देख सकते हो, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे सरस्वती हो, जो भी नदियाँ हो, सारे के सारे प्रदूषित हो गए हैं। इवन कि पानी पीने लायक भी नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के कारण सबसे बड़ा इसका प्रभाव देखने को मिला है। कोई भी नाले नालियाँ जो है सभी बड़े बड़े जो नहरों में डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रदूषित आए दिन होते रहते हैं। तो नदियाँ प्रदूषण होने का ये पहला पॉइंट था। अगर दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें तो ये साफ हो जाता है कि नदी का आयतन भी कम होता जा रहा है।
देखिएगा तो नदी का जो आयतन है कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है नदियों का जो आयतन होता है, वॉल्यूम है, वो कम हो रहा है, क्योंकि नदियों से अधिक पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से नदियों का जो आकार है क्षीण सा होता जा रहा है। आप देखते ही होंगे कई क्षेत्रों में जो है नदियाँ सूख जाती है, क्योंकि उन्होंने जो है पानी का इस्तेमाल अपने निजी जीवन के लिए करते हैं, जिसके वजह से जो है पानी सूख जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इफेक्ट देखा जा सकता है। यदि बात करें हम तीसरे पॉइंट के, तो ये साफ कर देता है कि अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का भारी भार नदियों में बहा दिया जाता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो उद्योग में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सब के सब जो है नदियों में बहा देते हैं। इवन कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से आपने आते जाते देखे भी होंगे कि नदियों के किनारे जो होते हैं कूड़े करकट के ढेर लगे हुए होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोगों की अनपढ़ता कह लो या लोगों की बहुत बड़ी समझदारी कह लो कि वो अपने जीवन को ही नष्ट करने पे लगे रहते हैं। आप देखोगे कि आते चलते जो है लोग गाड़ियों से उतरते हैं और नदियों किनारे जो है अपने लिफाफे फेंक देते हैं। तो ये काफ़ी जो है उनकी मूर्खता होती है, जिसकी वजह से नदियाँ प्रदूषित होती है। और ये जब आप देखोगे जब पानी उफान पे होती है तो ये सारे कबाड़ करकट जो होते हैं उनके घरों तक ही पहुंच जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण बन जाती है अपशिष्ट का भार नदियों में बहा दिया जाना। और यह न केवल पानी की गुणवत्ता बल्कि नदी की जो है स्वयं सफाई क्षमता को भी काफ़ी प्रभावित करती है। यानी नदी की गुणवत्ता जो है बिल्कुल ही इसके कारण नष्ट हो जाती है। और कहते हैं नदी स्वयं ही अपने आप को जो है सुरक्षित कर लेती है, लेकिन ऐसा होना संभव ही नहीं है। कारण क्या है कि ये लोग जो है अपनी गलत नीतियों के कारण, गलत रूल रेगुलेशन के कारण जो है नदियों के आए दिन जो है प्रदूषित कर रहे होते हैं। चौथी पॉइंट पे बात करें तो इसका अर्थ यही है कि बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण भी नदी प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं। तो जनरल सी बात है, जैसे जैसे जो है शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, तो नदी प्रदूषण होना एक स्वाभाविक बात होता है कि क्योंकि नदियाँ ही जो है पूरी तरह से जो है इंसानों के कार्यकलाप करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। क्योंकि आप पुरातन समय में हो चाहे आज के समय में, आपने देखा ही होगा कि जितने भी शहर बसे हुए हैं सभी के सभी जो है नदी किनारे ही बसे होते हैं, क्योंकि नदी कई मायने में मनुष्य की हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। तो पूरा करने के साथ साथ जो है ये लोग नदियों को प्रदूषित भी करने पे अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि उनके जीवन के लिए भी नुकसानदायक है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही विनाशकारक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं अगर पांचवा पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि नदियों में कचरा फेंकना नदी प्रदूषण का एक अन्य कारण है। मैंने जैसे आपको बताया था पहले पॉइंट के अंतर्गत कि आज के समय में देखिएगा तो लोग जो है बाइक से चलते हुए कचरा जो है हाथ में लेते हैं और नदी किनारे कहीं भी फेंक देते हैं, जिसके कारण जो है कचरा फेंकने के कारण जो है नदी प्रदूषित हो जाती है। और ये आपको जनरली हर एक क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। कहते हैं बड़े बड़े जो है नगर है उसमें भी ऐसी गतिविधियां देखना एक आम बात बन गई है। कहते हैं बड़े बड़े शहरों में देखना ये स्वाभाविक रहती है कि लोग घरों का कचरा जो होते हैं चलते फिरते कहीं भी फेंक देते हैं। वह जीवनदायी नदियों को जो है जहरीला दलदल में बदल रहे हैं। यानी जीवनदायी जो नदियां हैं, कहते हैं हमारे गंगा का वाटर जो है बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है, लेकिन लोगों की गतिविधियों के कारण जो है ये अपनी गुणवत्ता भी धीरे धीरे खो देगी। जब ये धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खो देगी और ये जहरीली हो जाएगी तो मनुष्य का जीवन भी कहते विनाश के कगार पे आ खड़ा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नदियों के विषय के अंतर्गत कि नदियों को हमें जितना हो सके साफ, सुरक्षा और सुरक्षित रखने की कोशिश करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन हियर, व्हाई आर द रिवर्स considered as the lifeline of human civilization? There is a most important question here, the chapter drainage, the geography. Why are the rivers considered as the lifeline of human civilization? There is an important answer here. The rivers are considered as the lifeline of human civilization because of flowing reason. The first reason here is the most important, abundant supply of drink water. The abundant supply of drink water, the river and the lakes fulfill the basic need of all living beings, including human beings. That is the most important here, first point, abundant supply of drink water. And second here is also important, water for irrigation. The water for irrigation is the most important. Rivers are the main source of irrigation. That is important here. The rivers are main source of irrigation. And third point here,
Navigation. Navigation is the most important point. The rivers are a coast-free mean of water transportation of the goods and people from one place to another. That is important for the same time. Rivers are a coast-free means of water transportation of goods and people from one place to another. The next point is the most important here, biological productivity area. There is important point here. After the navigation, the biologically productivity area, the most of the is areas form at the meeting point of fresh water and saline water of the sea, and these are found in the most suitable place for a fish breeding. There is important for biological productivity area, the fish breeding. And the next year, source of generation of hydropower. The river is the most important source of generation of hydropower. River are an abundant source of is generating electricity. The rivers are abundant source of generating electricity. A large dam has been to the built for this purpose. There is important for the river here, a source of generation of hydro power. यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नदियों को मानव सभ्यता के जीवन रेखा क्यों माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जनरली हम बात इसके अंतर्गत करें तो आपको पता होगा कि नदियाँ जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी मानव सभ्यता के लिए। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आपको पता है कि ये सिंधु नदी के पास स्थित थी और ये जो है सभ्यता का विनाश भी जो है इन्हीं कारणों में से एक माना जाता है। तो ये नदियाँ जो होती है मानव सभ्यता की जीवन रेखा मानी जाती है क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं नदियों के आसपास जो सुचारू रूप से हो जाता है। यानी नदियाँ इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा ही होगा कई बड़े बड़े शहर जो हैं नदियों के जो है किनारे ही बसी हुई है और इसका कारण यही माना जाता है कि नदियों से हमें हर तरह के जो है जीवन रेखा मानी जाती है और सभ्यता के जीवन पनपने के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नदियों से जो है हमें हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी जो होते हैं बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है यहाँ दर्शा रहा है कि नदियों को मानव सभ्यता की जीवन रेखा क्यों माना जाता है। आपको पता है कि जल ही जीवन है। अब जल जो है नदियों में होती है तो इसका मतलब है कि जल कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है। जल तो जीवन है ही है, प्लस और भी ऐसे कार्य हैं जिसके लिए जो है नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसे कि इस आंसर में भी बताया गया है कि नदियों को जो है निम्नलिखित कारणों में मानव सभ्यता की जीवन रेखा माना जाता है। अगर हम पहली पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि प्रचुर मात्रा में पेय जल की आपूर्ति। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है जल ही जीवन है और पेय जल की आपूर्ति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पीने योग्य जल होना बहुत ही ज़रूरी है। नदियों और झील मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणियों की जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी नदियों से जो है जितने भी इंसान हो चाहे जीव जंतु हो उनसे जो है जीवन रक्षक पेय जल जो है प्राप्त होती है जिससे वो अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से कार्यरत करते हैं। अगर हम दूसरी बात पर ध्यान दें तो सिंचाई के लिए पानी, देखिए कहते हैं जहाँ पर जल जीवन है वहीं पर अन्न जो है इंसानों के शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि तब होती है जब सिंचाई के जो है प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो। पुराने समय में अगर सिंचाई की सुविधाएं न होने के कारण आपने देखा भी होगा कि लोग भूखमरी से जो है शिकार हुए, अनाज के एक दाने भी उत्पन्न नहीं हुए। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर साफ कर देता है कि सिंचाई के लिए पानी नदियाँ सिंचाई का मुख्य स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें नेविगेशन की तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नदियाँ जो है माल और लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल परिवहन का जो है निःशुल्क साधन है। तो आपने देखा भी होगा कि भारत में वास्को डी गामा का जो आगमन हुआ था वो समुद्र के किनारे से हुआ था। समुद्र भी एक नदियों का एक रूप होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर नदियाँ जो है समुद्र देखा जाए तो लोगों के लिए माल और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए बहुत ही निःशुल्क साधन है। यानी इसमें जो है ना तो कोई रोड को बनाने के लिए पैसों की खर्च करना पड़ता है और ना ही जो है इसमें काफ़ी हानि होने की चांसेस रहती हैं। यहाँ पर जो है पानी एक स्वयं
माध्यम ही एक ट्रांसपोर्ट का साधन के रूप में देखा जा सकता है। और कहते हैं बड़े बड़े जो यहाँ व्यापार होती है, बड़े बड़े चीज़ें जो होती है वो जल मार्ग से ही होती है। इसलिए नेविगेशन के अंतर्गत जो है नदियाँ माल और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने में जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर था और बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर उभर के सामने आया है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें डी की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैविक रूप से उत्पादक क्षेत्र। देखिए नदियाँ, कहते हैं नदियाँ जैविक रूप से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने नदियों का अगर अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि नदियों में न जाने कितने तरह के जीव जंतु जो है अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है नदियों को प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण से ये जीव जंतु जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन जैविक रूप से उत्पादित क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं अधिकांश जो है मुख्य मीठे पानी और समुद्र के खारे पानी के मिलने बिंदु पर बनते हैं, और ये मछलियों के प्रजनन के लिए सबसे जो है उपयुक्त जगह पर पाए जाते हैं। तो मछलियों के जो कि हमारे जो है भोजन का मुख्य सोर्स के रूप में देखा जा सकता है, उसका जो है ब्रीडिंग इन्हीं जगहों पर होता है, यानी प्रजनन जो होता है इसी जगहों पे होता है। तो नदियाँ जो है एक प्रयुक्त जो है कंडीशन देता है मछलियों के प्रजनन के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जैविक को पनपने के लिए जो है नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। अगर अंतिम पॉइंट की बात करें कि जल विद्युत उत्पादन का स्रोत, देखिए जल से जो है बिजली का उत्पादन होना एक स्वाभाविक बात है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाखड़ा नंगल बांध, जहां पर बिजली जो है पूरे पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ को मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि नदियाँ जो है विद्युत उत्पादन का प्रचुर स्रोत है, और इसके लिए बड़ी बांध बनाए भी गए हैं और बनाए भी जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की जो है पूर्तियाँ जो है बिजली का किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम चर्चा किए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, डिफाइन द टर्म ऑफ ड्रेनेज, देयर इज इम्पोर्टेंट, and what are different types of drainage pattern. There is a most important question here according to the drainage chapter. Define the term of drainage and there are different types of drainage pattern here. The important question and important here answer. The term of drainage describe their river system on area. The describe here the river system of area. The streams within a drainage basin from a contain patterns and depending on their slope of land, underlining rock structure as well as their climatic condition of the area. There is an important point here, an important definition. The term of drainage describe their river system on area. The stream within a drainage is a basin from contain patterns depending on the slope of land, underlying rock structures as well as the climatical condition. There is important from a define of drainage, and there is a next here the different drainage pattern are. The first here drainage pattern here, dendritic pattern. Dendritic pattern is the most important here. The dendritic pattern is devolved where the river channel and flow there a slope of the terrain, and the stream with there is a tributaries resemblance and there are branches of the trees, and thus the name of dendrites. You know that there is dendritic pattern. The dendritic pattern is a devolved where is a river channel from to the slope of the terrain. That is the most important here. And the next point, the trellis pattern. Trellis pattern is important here. A river joined by their tributaries at the approximately is a right angle devolved at a trellis pattern. A trellis drainage pattern is a devolved where is a hard and soft rock exit to the parallel to the each other. There is important here the river joined by their tributaries at the approximately right angle develops a trellis pattern. And the next here rectangular pattern. Rectangular pattern is most important here according to the exam view. A rectangular drainage pattern are developed on the strongly jointed rock terrains. There is important the strongly joint of the rectangular shape on the rock. That is important. And the last point here, a radial pattern. The radial pattern is the most important here. The radial pattern is devolved when the stream flow in the different direction from a central peak or domes like a structure. There is important here pattern, the radial pattern. The radial pattern is devolved when the stream flow in different direction from a center peak and dome like a structure.
यदि हम यहाँ पर बात करें अफवाह तंत्र शब्द की परिभाषा, देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, और इसके अंतर्गत क्वेश्चन ना आएगा ये संभवतः ही नहीं है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से तैयार कर लो कि अफवाह तंत्र की क्या है। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर तो सिर्फ परिभाषा लिखा गया है कि अफवाह तंत्र को परिभाषित करें, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अफवाह तंत्र से आप क्या समझते हो, अफवाह तंत्र क्या होता है, अफवाह तंत्र की परिभाषा दीजिए। तो जैसे मर्जी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में अगर अफवाह तंत्र है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प शब्द रहेगा। जल निकास पैटर्न के विभिन्न प्रकार के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मेरा विश्वास है कोई भी एग्ज़ाम हो कभी भी हो, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक तो हमारा जो है अफवाह तंत्र के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, और अफवाह तंत्र क्या होता है इसके विषय में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगर हम अफवाह तंत्र की जो है बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो कहते हैं जल निकासी शब्द किसी क्षेत्र की नदी प्रणाली का वर्णन करता है। जल निकासी नाम से ही पता लग रहा है कि जल को जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निकालने की प्रणाली का वर्णन करता है। यहाँ पर एक जल निकासी बेसिन के भीतर की धाराएं जो है भूमि की ढलान और अंतर्निहित चट्टान संरचना के साथ साथ क्षेत्र के जलवायु परिस्थिति के आधार पर कुछ पैटर्न बना लेती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन था जो कि मैंने आपको इंग्लिश में समझाया था, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हो तो यहाँ पर जो है दूसरा भी पॉइंट मैंने डाला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। बात उतना ही है कि जल निकासी शब्द का वहाँ पर प्रणाली की वर्णन करता है, और यहाँ पर अगर दूसरे शब्द में देखा जाए तो नदी तंत्र की व्याख्या करता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ नदी प्रणाली की व्याख्या करता है, नदी तंत्र की व्याख्या करता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। लेकिन यहाँ पर शब्द के जो है जाल, कहते हैं शब्द की जो जाल होती है ना बहुत डिफरेंट होती है, बच्चे इसी शब्द के जालों में जो है फंस जाते हैं। अगर आगे हम देखें तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, यानी जिस क्षेत्र के जल जो है प्रभावित होता है, उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, ठीक है, ऊंचा भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों के एक दूसरे से अलग करती है। यानी अफवाह जो द्रोणी होते हैं वो एक दूसरे क्षेत्र को जो है अलग करते हैं, और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक भी कहते हैं। यानी देखा जाए तो इसको जल विभाजक भी कहते हैं, अफवाह द्रोणी भी कहते हैं, जल निकासी भी कहते हैं, अफवाह तंत्र भी कहते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसी के कारण आप लोग जो काफ़ी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि आप लोग अगर पढ़ के जाओगे अफवाह तंत्र, वहाँ पर आ जाएगा आपका जल निकासी, या हो सकता है अफवाह द्रोणी या विभाजक जल। तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सबका मतलब एक ही है और आंसर भी इसका यही है, और आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। चलिए, ये तो थोड़ा यहाँ पर परिभाषा। आगे जो हमारे समक्ष आएगा जल निकासी के पैटर्न, यानी जो है अफवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जानना आपके लिए और भी दिलचस्प रहेगा। यहाँ पर जो हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जल पैटर्न के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो यहाँ पर आया है वो है डेंट्रिक पैटर्न। यानी डेंट्रिक पैटर्न भी जो होता है जल प्रवाह तंत्र के विषय में काफ़ी बताता है, और ये भी एक जो है एक तरीका है, पैटर्न है। डेंट्रिक पैटर्न वह विकसित होता है जहाँ नदी चैनल इसके इलाके की ढलान का जो है अनुसरण करती है। यानी जो है डेंट्रिक पैटर्न देखिए छोटे छोटे चैनल को जो है ढलान का अनुसरण करती है। यानी ऊपर से अगर पानी आप गिरते हो तो वो जो है कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो जाता है। डेंट्रिक आपने देखा होगा, साइंस में भी डेंट्रिक्स सेल्स दिखते हैं जो नर्वस सिस्टम में होते हैं, तो ये छोटे छोटे क्षेत्रों में फैले होते, छोटे छोटे होते हैं। यानी आपने अगर नर्वस सिस्टम का अगर डायग्राम का अध्ययन किया है तो डेंट्राइट्स जो होती है वो सेम ऐसे ही जो है नदियों का प्रभाव भी जो है विभक्त हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए डेंट्रिक पैटर्न का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। यानी सारे नदियाँ जो है चैनल इसके ढलान का अनुसरण करती है डेंट्रिक पैटर्न की, और इसकी जो है सहायक नदियों के साथ धारा एक
पेड़ की शाखाओं से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम डेंड्रिक पड़ा है। यानी अगर पेड़ देखिए और मान लीजिए कि सूखा पेड़ है तो कैसे जो है मोटा जड़ होगा, उसके बाद टहनियाँ होगी, सेम वही डेंड्रिक की तरह ही दिखेगी जैसे नर्वस सिस्टम में आपको दिखता है। तो ये इसी तरह का जो है पैटर्न का अनुसरण करता है, इसलिए इसका नाम जो है डेंड्रिक पैटर्न पड़ गया है। उसके बाद टेलिस पैटर्न, देखिए टेलिस पैटर्न भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। कहते हैं एक नदी अपनी सहायक नदी से लगभग समकोण पर मुड़ती है। यानी एक नदी अपनी सहायक नदी, अब देखिए सहायक नदी की बात किया गया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सहायक नदी का अर्थ क्या है। देखिए एक नदी है और नदी में आकर कोई और नदियाँ मिल रही है और उसकी जो है गति को तेज कर रही है, तो इसका मतलब है सहायक नदी। कोई व्यक्ति अगर काम करता है, कोई सहायता करता है, उसको सहायक ही कहते हैं ना। तो ऐसे ही नदियों में भी यही बात आती है कि एक नदी अपनी सहायक नदियों के लगभग समकोण पर मुड़ती है और एक टेलिस पैटर्न विकसित करती है। टेलिस जो है टेलिस पैटर्न विकसित होता है जहाँ कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समांतर मौजूद होती है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गया कि टेलिस जो है टेनिस पैटर्न विकसित कहाँ होता है, जहाँ पर कठोर और नरम चट्टानें एक दूसरे के समांतर मौजूद होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ गया है कि कठोर और नरम चट्टानों में जो है टेनिस पैटर्न जो है अपनी बखूबी भूमिका निभाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है आयताकार प्रतिरूप। देखिए इसके कारण क्या बनता है, आयताकार प्रतिरूप बनती है। ठीक है, तो कहते हैं एक आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल रूप से जुड़े चट्टान भूभाग पर विकसित होती है। और आयताकार प्रतिरूप कहाँ विकसित होती है, एक जो है प्रबल रूप से जुड़ी चट्टानों के नीचे, यानी जहाँ पर जो चट्टान होती है ना, बड़े बड़े शिलाएँ होती है, वहाँ पर जो है ये भूभाग पर ये विकसित हो जाती है। यानी अगर आप पानी की प्रवाह देखोगे तो वहाँ पर जो है उस पैटर्न को काटते हुए, बड़े बड़े चट्टानों को काटते हुए जो जल है, जो नदी है, अपनी रास्ता बना लेती है। तो ये आयताकार प्रतिरूप तैयार करती है, जिसके कारण इसका नाम जो है आयताकार प्रतिरूप पड़ गया। अगर अंतिम बात की पॉइंट की बात करें तो साफ कर देता है कि रेडियल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न भी एक तरह का पैटर्न है। रेडियल पैटर्न तब विकसित होता है जब धाराएं केंद्रित शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग दिशाओं में बहती है। अब ये भी पॉइंट बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रेडियल पैटर्न तब विकसित होती है, कब विकसित होती है, जब धाराएं यानी पानी की जो धाराएं आ रही होती है केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना अलग दिशाओं में बहती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर अ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP. There is according to drainage chapter there is a most important point here, National River Conservation Plan NRCP. The river is a cleaning program in the country was the initiated with there is a launching of Ganga Action Plan means GAP is a in a 1985 the launch of Ganga Action Plan. The Ganga Action Plan was expanded to the cover other rivers under the National River Conservation Plan. There is a NRCP in the year 1995. There is a most important thing here. The 1995, the under there is expanded to the conservation of your National River Conservation Plan. And there is a most important for here the objective of the NRCP is there is improve the water quality of the river and which are the major water source in the country through the implementation of pollution is abatement work. There is a most important question and here answer NRCP. According to drainage there is the Ganga Action Plan or included in a times is a 1985 but NRCP is a 1995 is recognized. There is a most important question here. देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP पर जो है टिप्पणी करने की बात तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसी बात पे आधारित है कि यहाँ पर जो है नदियाँ वो जो प्रदूषित हो रही है उससे कितना जो है हमारे पर्यावरण पर नुकसान पहुँचेगा। इसी के अंतर्गत उनको सफाई के लिए जो प्रोग्राम बनाई गई थी उसको हम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, इसमें गंगा एक्शन प्लान भी बनाई गई थी जो कि नदियों की सफाई के लिए जो ये प्रोग्राम चलाई गई थी। तो कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
जो अफवाह तंत्र के अंतर्गत, यानी चैप्टर जो है हमारा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्यों बनाई गई, इसको क्या महत्व था, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई। तो जनरल सी बात है कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी 1985 में हुई थी, यानी नदियों को सफाई करने की जो बात चलाई गई थी, जो मुहिम चलाई गई थी वो 1985 में चलाई गई थी, जब गंगा एक्शन प्लान यानी GAP की शुरुआत के साथ हुई थी। यानी गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत जो है नदियों की सफाई करने की जो सिलसिला चली वो कंटिन्यू चलती ही रही और आज जो है कई मानने में देखा जाए तो नदियों की सफाई करने के लिए बहुत से प्रोग्राम जो है आज सरकार ने एस्टिमेट कर चुकी है। कहते हैं वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP की जो है गठन की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जो है कवर करने के लिए गंगा एक्शन प्लान का विस्तार भी किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो 1995 में जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाई गई थी और इसी के इससे पहले बनाई गई थी गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1985 में बनाई गई थी। यानी देखा जाए तो इसी को जो है और बेहतर बनाया गया था, विस्तार किया गया था, ठीक है, GAP को यानी गंगा एक्शन प्लान को विस्तार करके जो है 1995 में NRCP बनाई गई थी। क्योंकि एक नदी के बात यहाँ पर सवाल नहीं उठ रहा था, सवाल उठ रहा था नदियों की साफ़ कैसे किया जाए, चाहे वो गंगा हो, चाहे कोई भी नदी हो, ब्यास नदी हो, घाघर नदी हो, कोई भी नदी हो। तो इसी के अंतर्गत जो है NRCP बनाई गई और इसके तहत नदियों को जो है साफ़ करने की और उनको जो है कवर करने की बात की गई थी कि इसमें जो है पोल्यूशन अधिक से अधिक न हो सके। कहते हैं NCRP का उद्देश्य प्रदूषण जो है उपशमन कार्यक्रम को जो है कार्यान्वयन के माध्यम से नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना था, जो देश में प्रमुख जल स्रोत के रूप में थे। क्योंकि अगर हम नदियों का अगर संरक्षण नहीं करेंगे, पानियों का संरक्षण नहीं करेंगे तो जनरल सी बात है कि आने वाला समय में हमें शुद्ध वाटर मिलना संभव ही नहीं है। यानी शुद्ध पेयजल मिलना कहते हैं नामुमकिन सी रह जाएगी और ये देखने को मिला भी है और है भी। आज अगर हम देखिए तो गंगा जो है बिल्कुल दूषित हो चुकी है, काफ़ी पोल्यूटेड हो चुकी है और ये इंसानों की गतिविधियों के कारण ही हुआ है। लेकिन सरकार ने इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नदी परियोजना बनाई है जिसमें सफाई करने की मुहिम चलाई जाती है। लेकिन फिर भी ये बात बहुत ज़रूरी है, सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन जनता को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नदी में के पास जाएँ तो जो है पोल्यूशन फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो है आपको किसी न किसी रूप में आप तक ही जो ये जल पहुँचेगा, चाहे वो भूमिगत के रूप में पहुँचे, चाहे आप गंगा के पवित्र जल के रूप में इसको अपनाओ। तो कहते हैं अगर हम नदियों को प्रदूषित करते हैं तो कई मायने में अपने जीवन को ही प्रदूषित करते हैं और कहते हैं जो चीज़ आप नदियों में फेंकोगे दोबारा रिटर्न होकर आपके घरों तक ही पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है इन बातों पे ध्यान देना है और सरकार के द्वारा बनाया गया NRCP कार्यक्रम को जो है सफल भी बनाना है। क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर, why are the most of the fresh water lake found in the Himalayan region? There is a most important question here. Why are the most of the fresh water lake found in the Himalayan region? There is important. The answer here, most of the fresh water lakes are found in the Himalayan region. They are of the glacier origin. There is an important point here. They are the glacier origin. Because there is a fresh water found in the Himalayan region because glacier origin for the Himalaya. In other words, they are formed when the glaciers are dug out a basin which has a later filled with the snow melt. There is important here. The glacier are the origin. In other words, there is a formed when the glacier dug out of basin which was later filled with the snow melt. The Velar's lake is the Jammu and Kashmir in a contrast in the result of the tectonic activity. Tectonic activity is the most important here and the Velar lake in a Jammu Kashmir is the most important lake here is the Velar lake. It is the largest freshwater lake in India. There is a important. The Kashmir in contrast is the result of a tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimatal, Nainital, Loktak and Barapani are some other important freshwater lake. You know that you understand why there is the freshwater lake found in the Himalayan region. The answer only here the glacier origin
and filled with the snow melt on the glacier on the Himalaya side. And there is a most important here lake here, Vular Lake. The tectonic activity is the largest freshwater lake in India. There is a most important and other lake here, Dal Lake, Bhimtal Lake, Nainital and Loktak, and the Brahmapeni is the lake is the most important freshwater. अगला पांचवा क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रखता है। कहते हैं छोटे मार्क्स में भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इसमें कई क्वेश्चन जो है अपने साथ इसने जो है दबाए रखा है। कहते हैं मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में ही क्यों पाई जाती है। देखिए साधारण क्वेश्चन है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में क्यों पाया जाता है, कारण क्या है कि हिमालय में ही हमें जो है मीठे पानी की झील जो है मिलते हैं। तो इसका साधारण सा आंसर अगर देखें तो ये है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह हिम नदी मूल के है, यानी अब देखा जाए तो हिम नदी मूल के है। इसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ पर जो है हिमालय क्षेत्र से जो है कई जो झील का जो है शुभ आरंभ होता है या निर्माण होता है। देखा जाए तो निर्माण कैसे होता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर जो होते हैं पिघलते हैं, जो पहले बर्फ़ के फॉर्म में थे और ये बर्फ़ के फॉर्म जो है पिघल पिघल के जो है क्षेत्रीय एरिया में आते हैं और यहाँ बड़े बड़े झील का निर्माण करते हैं। और ये जो होते हैं एकदम फ्रेश वाटर ही होते हैं, क्योंकि पिघला हुआ जो है बर्फ़ एक तरह से देखा जाए तो फ्रेश वाटर का जो है सबसे अच्छा जो है कहते हैं स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है कि वह हिम नदी मूल के हैं और दूसरे शब्द में तब बनते हैं जब ग्लेशियर ने एक बेसिन खोदा और जो बाद में पिघले हुए हिमपात से भर गया। यानी देखिए ग्लेशियर जो है बन जाता है और उसके बेसिन जो होते हैं खोदे हुए होते हैं और उसके बाद वो पिघले हुए हिमपात जो होते हैं उसमें आके जमा हो जाता है, तो वही जो है लेक का जो है रूप धारण कर लेता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में क्यों है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र के में जो है पिघले हुए बर्फ़ इकट्ठा होकर जो है यहाँ पर मीठे जल का जो है झीलों का निर्माण करता है। कहते हैं जम्मू और कश्मीर में जो है बुलर झील इसके विपरीत वर्तानिकी गतिविधियों का परिणाम है। यानी बुलर झील जो है जो कि जम्मू कश्मीर में है और कहते हैं ये काफ़ी वर्तानिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही इसका जो है उत्पत्ति हुआ है। यानी देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में जो बुलर झील है इसके विपरीत वर्तानिक गतिविधि का परिणाम स्वरूप है। और देखा जाए तो बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील का नाम क्या है और कहाँ स्थित है, तो आप कह सकते हो कि बुलर झील है और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मिल रहे हैं और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन झील नहीं है, ठीक है, या कौन झील है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो झील है डल झील है, भीमताल झील है, नैनीताल झील है, लोकतक झील है और बर्फानी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है हर एक एंगल से। तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो है मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय में क्यों है, क्योंकि वहाँ से ही ग्लेशियर पिघल के जो है छोटे छोटे झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा झील है बुलर झील, जो कि वर्तानी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इसका उत्पत्ति हुआ है। देखा जाए तो और भी झील है जिसको हम डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील और लोकतक झील और जो है बरापानी झील के नाम मीठे पानी के मुख्य झीलों के रूप में देखा जा सकता है। सिक्स क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, हाउ इज द सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेट। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम व्यू, हाउ इज द सुंदरबन delta formed? The answer here, when the Ganga flow to the eastwards till to Farakka in the West Bengal. Here the river splits into the Bhagirathi, Hooghly and distributaries is flowing is a southward through their deltaics planned to be Bay of Bengal. The main stream flow to the southward into the Bangladesh and is joined by there is a Brahmaputra. Further is a downstream, it is known as the Maghana, and this mindless river with the water from Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta is formed by this river is known as the Sundar Delta. The Sundar Delta is derived, it is a name from to the Sundari trees and which grow well is a marshland
and it is world as the largest and fastest growing delta. There is a most important here. I repeat again here answer. When the Ganga flow the eastward till to Fraka in the West Bengal here, and then important here the Bhagirathi and Hooghly is a flow to southward through the deltic plain into the Bay of Bengal. There is important here the main stream flow to the outward into the Bangladesh and joined by the Brahmaputra. The further is the downstream is now as the Meghana, and the Mandri river is the water from Ganga and the Brahmaputra flow into the Bay of Bengal, and delta formed by this river is known as the Sundar Delta. The Sundar Delta is derived its name from to the Sundar tree, and which is a grow well to the marshland, and it is the world is the largest and fastest growing delta here. देखिए हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कैसे बनता है, यानी सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण है आखिर किस प्रकार हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ है। आपने कई जगह पर ये भी बात देखा होगा कि सुंदरबन क्या है और सुंदरबन के बारे में आप क्या जानते हो। तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, इस बात को आपने ध्यान देना है कि सुंदरबन डेल्टा कैसे बनता है। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात रहेगी कि जब गंगा पश्चिमी बंगाल में जो है फरक्का तक पूर्व की ओर बहती है, यानी अगर आपको पता हो तो गंगा जो है पूरे भारत की यात्रा करती है, हिमालय से निकलती है, उसके बाद आपको जो है पंजाब के हरियाणा के साइड होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से जो है उत्तर प्रदेश से बिहार, और बिहार से जो है कलकत्ता, और कलकत्ता से जो है बाय ऑफ बंगाल में जाके विभाजित हो जाती है। तो ये आपको बहुत ही काफ़ी दिलचस्प बात रही है कि हिमालय से निकल के जो है हरियाणा के क्षेत्र होते हुए, पंजाब के क्षेत्र होते हुए, ये जो है दिल्ली के साइड होते हुए जो है ये वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके अपनी आखिरी जो है अपना उद्देश्य पूरा करती है। तो यही बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब गंगा पश्चिमी बंगाल में फरक्का तक पूर्व की ओर बहती है तो यहाँ नदी जो है भागीरथी हुगली एक वर्तिकी में विभाजित होकर डेल्टा के मैदानों में दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। यानी देखा जाए तो ये विभाजित जब ये नदियाँ होती है बंगाल की खाड़ी के आसपास तो ये काफ़ी क्षेत्रों में फैल जाती है और मुख्य धारा दक्षिण की ओर बांग्लादेश में बहती है, लेकिन जो मुख्य धारा होती है बांग्लादेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य धारा जो है बांग्लादेश से बहती है और जो है ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है। आगे नीचे की ओर इसे मेघाना के नाम से भी जाना जाता है। यानी देखा जाए तो जो ये गंगा है जिस क्षेत्र में जहाँ पर जाती है उसको एक नया नाम मिल जाता है। तो कहते हैं अगर वो बांग्लादेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ती है तो आगे नीचे की ओर जब जाती है तो इसको मेघाना के नाम से जाना जाता है। और यह काफ़ी शक्तिशाली नदी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी के साथ बंगाल की खाड़ी में बहती है, यानी काफ़ी शक्ति के साथ ये बहती है। गंगा हो ब्रह्मपुत्र के पानी जो है बंगाल की खाड़ी में बहती है बहुत तेज़ी से, और इस नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के सुंदर डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यानी देखा जाए तो इस कारण जो है निर्मित डेल्टा वन होती है, और डेल्टा वन जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। यानी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के सुंदर वन जो है डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है। जो सुंदर वन है वो डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है, और सुंदरबन डेल्टा का नाम यहाँ पर उपस्थित सुंदरी जो है वृक्ष से लिया गया। यानी देखा जाए तो सुंदरबन क्षेत्र में जो है बहुत सारे सुंदरी वृक्ष है, और सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसका जो है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी दलदलीय भूमि में जो है अच्छी तरह से बढ़ता है। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्र के जो एरिया होगा काफ़ी दलदली है, यानी काफ़ी दलदली होने के कारण यहाँ पर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा क्षेत्र है, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए जो है दलदलीय क्षेत्र काफ़ी आदर्श जगह एरिया होती है। तो डेल्टा के जो वन हैं उनको बढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कंडीशन मिल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होती है। गंगा जो है पूरे भारत की यात्रा करके जब बंगाल के क्षेत्रों में जाती है तो ये पूरी तरह से फैल जाती है, और ये फैलने के कारण जो है यहाँ पर दलदल जैसा एक माहौल पैदा हो जाती है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास होती है। तो
तो इस कारण जो है डेल्टा सुंदरबन का निर्माण होता है। और यहाँ पर सुंदरबन, ये जो डेल्टा यहाँ पर नाम पड़ा है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के नाम से पाया जाता है, जो कि काफ़ी दलदलीय भूमि वहाँ पर होता है। तो इसी कारण से जो है ये काफ़ी फास्ट ग्रोथ करता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाले डेल्टा पेड़ यहाँ पर पाया जाता है। द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। Mention some of the characteristics of the lake. There is a most important question. Mention some of characteristics of a lake. According to the drainage chapter, is the geography class 9 is the most important. Mention some of the characteristics of the lakes. The answer here, India has a many lake. India has a many lakes, and this different from each other in the size and other characteristics. The most are permanent and some contain water only during the rainy season. Like the lake in the basin of inland, a drainage of the semi-arid region. There are some lakes which are the result of the action of glacier and the ice sheets, while there other has been formed by the winds, river action and human activity. You know that there is a most important characteristics. So here there is a India has a many lakes, simply is a language, and there is a most lake is a permanent, but some is contain water only during to the rainy season. Like the lake in the basin of inland and drainage of there are semi-arid region. There are some lakes which are result of the action of glacier. The action of glacier is the most important here, and the secondly important point here, ice sheeted. The ice sheeted is a make of the characteristics of the lake and the river. There glacier is a sheet, and with their other has been formed by the wind. The wind is the most important here, play of the role here. A river action and human activity is also the formation of their lake. There is a most important characteristics here, the wind, river action and human activity. यदि हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि झीलों की मुख्य विशेषता क्या होती है। आखिर झील हम किसको कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर कि झील की विशेषताएं क्या होती है। अब देखिए, झील और रिवर में क्या अंतर होता है। क्या झील को रिवर कहते हैं, नदी कहते हैं? तो ये काफ़ी दिलचस्प बात रहेगी, क्योंकि आपको ये बात को क्लैरिटी करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये त्रिपाण स्टडी सेंटर बेखूबी ये बात करता है, क्योंकि आपको नदी और झील में अंतर होना आप जानना काफ़ी दिलचस्प बात को यहाँ दर्शाता है कि झील की अगर हम विशेषता की बात कर ले तो नदी की विशेषता अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि नदियों में क्या विशेषता होती है। तो ये जो है काफ़ी इंटेलिजेंसी क्वेश्चन है। अगर देखें हम आंसर पर अगर नज़र करें तो कहते हैं भारत में अनेक झील हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, भारत में बहुत सी झील हैं। इसका कारण भी आपको पता है, ग्लेशियर है। कहते हैं ये आकार और अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। कोई छोटा भी है तो काफ़ी बड़ा भी है। तो कहते हैं कोई विश्व का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कई झील तो अधिकांश झीलें अस्थायी रूप में होती है, परमानेंट होता है, और कई झील जो होती है सिर्फ कुछ समय में ही निर्मित होती है। तो समझ सकते हो ना कि झील हमेशा कुछ परमानेंट होते हैं तो कुछ टेम्परेरी झील भी देखने को मिला है। अधिकांश झील स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ में केवल बरसात के मौसम में पानी होता है। यानी देखा जाए तो बरसात के मौसम में ही पानी इकट्ठा हो जाने का कारण झील का निर्माण हो जाता है। जैसे अर्धशुष्क क्षेत्रों के जो है अंतर्देशीय जल निकास घाटी में झीलें हैं। अगर इन झीलों की बात करें तो ये बरसात के मौसम में भी जो है झील का रूप धारण कर लेती है। कुछ झीलें हैं जो ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की क्रिया का परिणाम है। आपने पढ़ा भी है, जाना भी है पिछले क्वेश्चनों में कि झील का जो निर्माण होती है वो किससे कैसे होती है। जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ की चादर होती है, जब ये पिघलती है हिमालय में तो इसके कारण जो है झीलों का निर्माण होती है। तो इसकी विशेषता ये भी हो सकती है कि ग्लेशियर और बर्फ़ के चादरों के पिघलने के कारण जो है यहाँ पर झीलों का निर्माण होती है। कहते हैं जबकि अन्य का निर्माण हवा और नदी क्रिया और मानवीय गतिविधियों से भी हुआ है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि हवा से निर्माण, नदी की क्रिया और मानवीय गतिविधियाँ। कहते हैं मानव ने भी कई झीलों का निर्माण स्वयं ही किया है, यानी मानव निर्मित झील कहते हैं उसको हम। और ये देखने को आपको पता है कई जगहों पर मिल जाएगा। कहते हैं मानव निर्मित झील जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और देखिए नदी की पानी जो होती है वो बहती नज़र आती है, ठीक है, लेकिन झील का पानी जो होती है स्थिर होती है, रुकी हुई होती है। तो आप समझ गए होंगे झील और नदी में क्या अंतर है। झील जो होती है पानी आया, इकट्ठा हो गया
और वो कई टाइम तक वहीं पर स्थिर रह जाती है, तो ये झील का निर्माण हुआ। लेकिन अगर हम नदी की बात करें तो नदी जो होती है वो चलता हुआ नज़र आता है, यानी नदी जो होती है चलती हुई नदी जो है नज़र आती है। यानी इसके कारण हवा भी इसका उत्तरदायी कारण हो सकता है, क्योंकि हवा के कारण जो है नदी की और जो झीलों का गति है वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और नदी की क्रियाओं के कारण झील का निर्माण होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि मान लीजिए अगर नदियाँ निकल रही है, अगर वो किसी क्षेत्र में जाकर पानी इकट्ठा हो जाती है तो इसका मतलब है कि नदी ने क्या किया है, झील का जो है निर्माण कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपने भली भांति समझ गए होंगे कि झील के मुख्य विशेषता क्या है और झील और जो है नदी में क्या अंतर है। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि झील जो होती है स्थिर पानी होती है, यानी ये बहता हुआ पानी नहीं होता है, लेकिन नदी जो होती है बहता हुआ पानी होता है। तो इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे, सोच लिए होंगे, और इसको ज़रूर, इस बात को नोट जरूर यहाँ पर जो है कर लेना कॉपी पे, क्योंकि ये सब बातें जो है एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। स्टेट ऑफ सम इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ रिवर एंड लेक। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट question here according to the exam view. They state some economical benefit of river and the lake. You know that first point here, lake is a benefit here. The lake are of a great value to the human beings. There is important here, lake are a great value to the human beings. And second point, takes a help to the regulate the flow of river. There is a lake help to the regulate the flow of river. There is important benefit. Lake help to the prevent of flooding during to rainy season. There is important point here. The lake help to the prevent of flooding of the during to rainy season. And the next point, during the dry season, lakes help to the maintain on even flow of water. There is important, during the dry season, lake help to be maintain on even flow of water. And the lake can be also be used for the developing hydropower. There is a most important. The lake can be also be used for the developing of hydropower. It is important. The next point here, there is a moderate the climate of the surrounding and maintain the aquatic ecosystem. There is important point here. There is surrounding and maintains the aquatic ecosystem. The next here, the enhance to nature beauty and the help to the developing tourism and provide to the recreations. The example, Dal Lake and Naini Lake at the Nainital. There is a most important here example, Dal Lake and Nainital Lake at the Nainital. Naini Lake is a Nainital, and the lakes provide to the opportunity for a fishery development. You know that there is a most important point discussing here. The next here, river. The river, there is a help to develop to the hydropower. The generally there is the most important, they help to the develop hydropower. And second point, they provide to water for a irrigation, for a drinking and other requirement. There is a river is the most important irrigations and play the important role for a drinking and other requirement. And there is the last point, they help to develop a fishery. There is important river here, there is a help to the develop of फिशरीज। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नदियाँ और झीलों के कुछ आर्थिक लाभों का उल्लेख करना है, यानी बताना है कि नदियाँ और झीलों के क्या आर्थिक लाभ है। तो देखा जाए तो ड्रेनेज चैप्टर यानी जल जो प्रवाह तंत्र है उसके अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि नदियों और झीलों के आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं। तो पहला जो है आंसर के रूप में देखा जाए तो झील है, तो झील की विशेषता जानना हमारे लिए बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। कहते हैं झीलें मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, झील मनुष्य के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। झीलें नदियों के प्रवाह को नियंत्रण करने में मदद करती है। देखिए झील जो होता है, नदियों की जो प्रवाह होती है यानी पानी की जो गति होती है उसमें जो है झील काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहते हैं नदी की पानी जो होती है झील में आके इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से नदियाँ के जो है पानी की जो प्रवाह होती है वो थोड़ी मध्य हो जाती है। तो यानी देखा जाए झील जो है नदियों के प्रवाह को नियंत्रण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। झीलें बरसात के मौसम में बाढ़ को रोकने में भी काफ़ी मदद करती है, यानी झील जो है बरसात के जब मौसम आती है तो झील काफ़ी गहरी होती है, तो सारे के सारे पानी यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ को भी रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देती है। कहते हैं शुष्क और मौसम के दौरान
झीलें पानी की एक सामान्य प्रवाह को बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। यानी शुष्क मौसम के दौरान जो है झीलें पानी के एक सामान्य प्रवाह को जो है बनाए रखने में मदद करती है। अब इस बात को अगर समझना चाहोगे तो साफ हो जाएगा कि झील जो होती है जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है, और जब सूखा पड़ता है, जब सूखा मौसम होता है, तो इस पानी का जो है हम इस्तेमाल जग कल्याण के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तभी जो है बड़े बड़े क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि झीलों का जो है मनुष्य स्वयं ही निर्माण करते हैं और वहाँ पर पानी इकट्ठा करके जो है जब सूखा पड़ता है तो उसका उपयोग भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है झील का। और झील का उपयोग जो है पन बिजली के विकास के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि झील का जो है पानी इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जो है इससे बिजली भी बनाई जाती है। यानी यहाँ पर जो है टरबाइन लगा के जो है पानी की गति को नियंत्रित करके जो है बिजली जो है उत्पन्न की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण झील की विशेषताएं हैं। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो कहते हैं वह आपस की जलवायु को भी नियंत्रित करती है। यानी झील जो है आसपास की जलवायु को नियंत्रित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी आसपास की जलवायु जो होता है झीलों के कारण ही संतुलित रहती है। और जलीय जो है पानी तंत्र को बनाए रखने में भी झील का बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं झील से जहाँ तक मनुष्य लाभान्वित तो होते ही होते हैं, जलीय जीव भी जो है काफ़ी जो है इस पर आश्रित होती है। आपने देखा होगा कि झील हो जाने के कारण क्या होता है, जब सूखा पड़ता है तो जीव जंतु भी झीलों के ही रुख करते हैं, जहाँ से उनको जो है सूखे क्षेत्र में पानी की जो है प्राप्त हो जाती है। कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यानी झील जो है सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी रखता है कि प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है और पर्यटन को विकसित करता है। यानी पर्यटन लोग जो होते हैं मैक्सिमम जो है डल झील, नैनीताल झील के साइड जो है जाते हैं और वहाँ पर्यटन का जो है लुत्फ उठाते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है झील काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है और मनोरंजन प्रदान करने में मदद भी करता है। जैसे नैनीताल में डल झील और नैनी झील काफ़ी महत्वपूर्ण झील है जो पर्यटन के लिए काफ़ी विख्यात भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है झील के अंतर्गत। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो झील जो है मत्स्य विकास के अवसर प्रदान करती हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो झील में हर तरह के जो है मछलियाँ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और मनुष्य को जो है भोजन भी प्रदान करते हैं। तो झील देखा जाए तो कई मायने में मनुष्य के लिए एक वरदान सा है, क्योंकि झील को जो है काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी मनुष्य के लिए, कभी काफ़ी जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। अब चलिए देखते हैं नदी का क्या विशेषता है, क्यों इकोनॉमिकल इसकी वैल्यू है। नदियाँ जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नदियों से ही झील का निर्माण होता है। तो देखा जाए तो नदियों की जो है महत्वता को हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पहले के समय में जितने भी जो है शहर बसते थे वो नदियों के किनारे ही बसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, चाहे आप कहते हैं आगरा की बात कर लो, चाहे आप कहते हैं वाराणसी की बात कर लो, हर जगह चाहे कलकत्ता की बात करो, सभी ना कोई नदियों के किनारे जरूर बसा हुआ है। तो नदी जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसके विषय में जो है आप खुद ही समझ में बहुत कुछ है। तो कैसे अगर जनरली हम इसके पॉइंटों की बात करें, जो जनरल बात करें जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो कहते हैं जल विद्युत विकसित करने में मदद करती है। बहुत से जो विद्युत का उत्पादन होता है जल के कारण ही विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम हो पाता है। देखा जाए तो नदी की सबसे महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र में होता है, जहाँ पर सिंचाई के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। नदी का पानी अगर हिमालय से आ रहा होता है, जब ग्लेशियर पिघलती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीने योग्य होती है, लेकिन जैसे धरातल पर आती है ये दूषित हो जाती है। कहते हैं अन्य आवश्यकताओं के लिए पानी प्रदान करते हैं, चाहे आपके घरेलू कार्य हो या जो भी कार्य हो, सब में जो है नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इवन कि जो जीव जंतु है उनके लिए भी नदियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। अगर देखा जाए तो मत्स्य पालन विकसित करने में नदी की काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि आधे से अधिक जो हमारा भोजन प्राप्त होता है नदियों से प्राप्त होता है और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होती है नदियाँ ही होती है, जहाँ पर हर जीव जंतु जो है पनपते हैं, फलते फूलते हैं और मनुष्य के लिए जो है जीवन के लिए हर संभव यत्नशील होते हैं। तो देखा जाए तो मत्स्य पालन के विकास करने में जो है नदियाँ का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन सारे एग्जाम्पलों से, सारे जो है आंसरों से आप इस बात के लिए सक्षम हो गए होंगे कि झील और नदियों के जो इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी है और कितनी ज़रूरी हमारे समाज के लिए है। तभी कहता है त्रिपाण सेंटर हमेशा कि नदियों को और झीलों को जो है दूषित ना करें। जितना हो सके जहाँ भी आप जाते हो इन क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है कूड़े करकट ना फैलाएं। ठीक है, जितना हो सके कूड़े करकट ना फैलाएं और हो सके तो इनको सही जगह पर व्यवस्थित करें, जिससे कि जो हमारा झील है, नदियाँ हैं, वह दूषित ना हो और आने वाला समय में भी इसका जो है गरिमा बना रहे। 9th क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
important here. Why are the river important for the country's economics? There is a country economics of the river important here. The why are the rivers important for the countries as a economic? There is a most important here. The answer here, the river are important for the countries as economies because water from to river is a basic nature resource essentially for a various human activity, and they are the rivers provide to water irrigation, the provide to the fertility of the soil, and they are useful to the navigation, and they help to the generate to the hydroelectricity. There is important for the, and also here the provide to the water for various domestic use. They help to the develop to tourism, and they provide to the livelihood for the fishermen, and they help to the moderate the climate and environment of nearby area. There is a most important question here, and there is a river are their water irrigations and provide to fertility to the soil. They are useful to the navigation, and they help to generate to the hydroelectricity, and they help to develop of tourism. They provide to the water for various domestic use, and they provide to the livelihood to the fishermen, and they help to the moderate the climate and environment of nearby area. There is a most important economical value for the country for a river. यहाँ पर जो हमारे समक्ष अंतिम क्वेश्चन आया है, 9वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9th क्वेश्चन अगर देखा जाए तो है उसी आंसरों की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी के क्या महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए देश के लिए, ठीक है, यानी देश के लिए जो है नदियों का क्या महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था में, तो देखा जाए देश की इकोनॉमिक्स जो है कई मायने पे जो है नदियों के कारण ही व्यवस्थित होती है, क्योंकि ये पर्यटन को जो है काफ़ी प्रोत्साहित करती है। ठीक है, बहुत सारे सिंचाई के साधनों में नदियों का उपयोग किया जाता है, जिससे देश की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था काफ़ी बढ़ती है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से देखा जाए तो है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों की क्या महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम आंसर की बात करें तो कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदियों का जल विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन के रूप में, यानी देखा जाए तो नदियों का जो है गतिविधियाँ बुनियादी तौर पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा जाता है, और नदी के देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें देश की, तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि नदियाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। अब देखिए नदियाँ जल के लिए जल जो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, तो इसका क्या अर्थ हुआ। देखिए देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है हमारा देश जो है कहते हैं कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि होगी तभी जो है देश की जो है इकोनॉमिकल बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हो अगर नदी नहीं होगी तो सिंचाई नहीं होगी, और सिंचाई नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, और फसल अच्छी नहीं होगी देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है। तो आप समझ गए ना कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है सिंचाई, जो नदियों की सिंचाई के लिए उपलब्ध होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और नदी के कारण ही देश की इकोनॉमिक्स जो है स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है। अगर हम अगली बात करें तो मिट्टी की उर्वरकता प्रदान करती है। कहते हैं नदियाँ जो है कई मायने में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है उर्वरकता के लिए भी। आप सोचिएगा कि नदियाँ में और उर्वरकता में क्या ये बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। नदियाँ जो होती है जब बहती है तो आप देखते होंगे कि काफ़ी जो है गाढ़ा मिट्टी जैसी बहती है, तो ये जो होती है उपजाऊ मिट्टी जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों से लेके जो है क्षेत्रीय क्षेत्र में, यानी जो समतल क्षेत्र है वहाँ फैला देती है, और जिसके कारण जो है उस एरिया की फर्टिलिटी मिट्टी जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि देश के इकोनॉमिक्स के लिए जो है यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था के लिए नदी कितनी महत्वपूर्ण है, कि मिट्टी की उर्वरकता प्रदान करने के लिए इसका बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये नेविगेशन की तरफ इशारा करता है कि नेविगेशन के उपयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदियों का रखता है, और इससे अर्थव्यवस्था जो होती है काफ़ी मजबूत होती है। नेविगेशन के कारण जो है काफ़ी उपयुक्तता इसकी बढ़ती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें चौथे पॉइंट की, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वन बिजली पैदा करने में मदद भी करती है, यानी देखा जाए तो नदी जो है बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर देखा जाए तो भारत में बिजली के उत्पादन और बिजली से जो है सरकार को काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।
तो आप देख सकते हो कि नदी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है कि नदी के कारण जो है बिजली पैदा होती है और इससे सरकार की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत हो पाती है। बेशकली आज के समय में जो है थोड़ा सा उल्टा नदी बह रही है कि सरकार जो है इतना महत्वपूर्ण बिजली को जो है फ्री करने के पीछे पड़ी रहती है और इसकी वजह से जो है बिजली का जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और बेफिजूली भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो देश की इकोनॉमिकल के लिए काफ़ी खतरा का सबब आने वाला समय में बन सकता है। यदि बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो ये साफ करता है कि पर्यटन को विकसित करने में मदद करती है। देखिए, पर्यटन का विकास नदियों के आसपास किनारे ही हुआ है। कहते हैं कोई भी तीर्थ यात्रा हो या तीर्थ स्थान हो, ये जो है नदियों के आसपास ही देखने को मिला है और लोग जो है इसी क्षेत्र में जो है पर्यटन के रूप में जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं। तो नदी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर्यटन के विकास करने में भी काफ़ी मदद करती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि ये विभिन्न घरेलू उपयोगों के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। देखिए, नदी का कितना महत्वपूर्ण उपयोग तो आप सदियों से लोग जानते हैं कि घरेलू उपयोग के लिए जो है जल उपलब्ध कराते हैं। घर के जितने भी एक्टिविटी होते हैं इस नदियों के कारण ही होता है, तभी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि मछुआरों को आजीविका प्रदान करती है। कहते हैं नदियों के कारण जो है कई क्षेत्र के जो है मछुआरे हैं उनके जीवन को जो है यापन कराती है और ये देश के इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिलाती है। अब सोचिएगा मछुआरा कैसे जो है देश के इकोनॉमिकल के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि मछली के कारण जो है कई पदार्थों का निर्माण होती है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ऑयल हो, और ये सब कहाँ से आती है? मछुआरे पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं बड़े बड़े समुद्रों में, नदियों में, और इससे क्या होता है, ये देश के इकोनॉमिक्स बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आप बहुत तरह के डेल्टा रिफाइंड लेते होगे, उसमें जो है मैक्सिमम जो होती है मछली की ऑयल ही इस्तेमाल किया जाता है। बेशकली आपको वहाँ लिखा रहता है वनस्पति ऑयल, लेकिन इसकी शुद्धता की गारंटी कोई कंपनी नहीं दे सकती है, इवन कि सरकार भी नहीं दे सकती है। तो इसमें जो है मछलियों की फैट का जो है उपयोग किया जाता है बखूबी। तभी देखते हो बहुत से जो ऑयल होते हैं सर्दियों में जम जाते हैं क्योंकि ये फैट से बने होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट जो है ऑयल होती है और इसका देश कितना अधिक उपयोग करता है। तो हो गया ना देश की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में जो है मछुआरे का महत्वपूर्ण योगदान। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कहते हैं 8वां पॉइंट साफ करता है कि आसपास के क्षेत्रों की जलवायु और पर्यावरण का संतुलन करने में काफ़ी मदद करती है। तो नदियाँ, देखिए नदियाँ के आसपास जो जलवायु होती है थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि पानी की जो वाष्प होती है जिसके कारण जो है आसपास के क्षेत्र जो होते हैं थोड़ा ठंडक भी हो जाती है। अगर आप इस बात को नहीं समझे होगे तो इसका विस्तार पूर्वक जो है ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 11th जो कि मैंने करवाई है उसमें आप समझ सकते हो कि किस प्रकार जो है जलवायु जो है इफेक्ट करता है या नदी के कारण जलवायु इफेक्ट होती है। तो कहते हैं ज्ञान तो कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ दर्शा रहा है कि जलवायु और पर्यावरण का संतुलन करने में जो है नदियाँ हैं काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये देश के इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भारत की कंडीशन अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ पर नदियाँ रहेगी, यहाँ पर जलवायु सही रहेगा तो पर्यटन भी जो है धड़ल्ले से यहाँ पर आएगी और भारत के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करेगी। तो आप समझ गए हो कि भारत के इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में जो है नदियों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपके लिए आप कोई भी प्रश्न चिन्ह अब यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, और आपको भी मन में प्रश्न चिन्ह न रहे, यही हमेशा त्रिपाण सेंटर चाहता है। और त्रिपाण सेंटर ये भी चाहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं दूसरे का कल्याण करना ही त्रिपाण सेंटर का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लीजिए।